हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मुझ तक पहुँचाना हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। बहरहाल बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है नीलम जी ने। आइए आगे की स्टोरी को जानते हैं। मीना एक काफ़ी बेफिक्र किस्म की लड़की थी, एकदम हरफनमौला टाइप की। उसके चेहरे पर आज तक कभी गंभीरता दिखाई नहीं दी थी। बात बात पर मजाक करना, फट से बातों का जवाब दे देना, ये सभी आदतें उसमें भरी हुई थी। बात एक रोज की है। मीना और उसके कुछ दोस्त किसी जगह घूमने जाने वाले थे। रास्ते पर एक बहुत ही विशाल मंदिर पड़ता है, जिसे देखकर मीना की फ्रेंड आशा बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकने को कहती है। मीना के साथ आशा, विक्रांत, मनीष और रितेश थे। ये सभी लोग एक ही कॉलेज में थे और साथ मिलकर इन्होंने एक सुंदर से पिकनिक स्पॉट पर एक पूरा दिन बिताने का प्लान करा था। ये लोग सुबह ही निकल गए थे ताकि रात में वक्त रहते ये लोग वापस घर के लिए रवाना हो सके। इसीलिए सुबह भी ये लोग 4 बजे ही अपने घर से निकल गए थे। विक्रांत की कार थी और सभी दोस्तों ने मिलकर उसकी कार में एक साथ घूमने का प्लान करा था। आशा के कहने पर विक्रांत ने बीच रास्ते में ही गाड़ी खड़ी कर दी और आसपास ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उन लोगों को दिक्कत भी नहीं हुई। दूर दूर तक एक साइकिल तक नहीं दिखाई दे रही थी। लग बहुत ही अजीब रहा था। मीना ने विक्रांत से मजाक करते हुए कहा, क्या तुम हमें सही रास्ते पर ही ले जा रहे हो ना? सारा दिन इसी कार में घुमा घुमा कर बिताना पड़ेगा फिर। विक्रांत सर हिलाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही रास्ते पर है, पहले भी उस जगह पर एक बार जा चुका है, इसलिए उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा उनकी बातों को काटते हुए कहती है कि चलो भी जल्दी से उस मंदिर के दर्शन करके आते हैं। वैसे भी किसी जगह जाने से पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए जाएं तो यात्रा अच्छी होती है। मीना आशा की बातों को सुनते ही मजाक करने लगती है और तरह तरह की बातों से आशा को चिढ़ाने लगती है। आशा मीना की बातों को नजरअंदाज करते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। सभी दोस्त मंदिर के दर्शन के लिए चले जाते हैं, सिवाय मीना और मनीष के। ये दोनों ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे मंदिर के दर्शन के लिए, इसीलिए ये लोग बाहर ही रुक जाते हैं। वो मंदिर बहुत ही प्राचीन लग रहा था, जिसमें एक प्राचीन दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई थी। आशा, रितेश और विक्रांत माँ को प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा शुभ होने की कामना करते हैं। वो तीनों माँ को प्रणाम करके सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सभी दोस्त वापस से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। रास्ते में एकदम से विक्रांत की गाड़ी बंद हो जाती है और सभी लोग विक्रांत पे गुस्सा करने लगते हैं कि सुबह के 9:30 बज गए हैं और वो लोग अभी तक अपने मेन स्पॉट पर नहीं पहुंच पाए थे। वो उन सभी को समझाता है कि वो जगह यहाँ से सिर्फ कुछ ही मिनट्स की दूरी पे है, वो लोग पैदल भी जा सकते हैं। और रही बात कार की, तो कार को यहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मीना आशा से कहती है कि यार तुमने तो कहा था कि माता के दर्शन के बाद कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, तो फिर ये क्या है? हमने माँ के दर्शन नहीं किए तो मुझे और मनीष को तकलीफ हो रही है, पर तुम तीनों को क्यों? ये बात सुनते ही आशा मीना को गुस्सा करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि मीना, इतना भी खुले जवान होना अच्छा नहीं है। तुम हर बात में किसी को कुछ भी कह देती हो, बिना सोचे समझे किसी से भी तर्क करने लगती हो। जरूरी नहीं कि इंसान के साथ हर वक्त अच्छा ही हो, जरूरी ये है कि वो अपने काम को किस तरह से निपटा सकता है, चाहे उसे जितनी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। वो अपने काम को किस तरह करता है, ये हर चीज़ पे डिपेंड करता है। मीना आशा की बात को हवा में उड़ाते हुए कहती है कि ठीक है भाई, लेक्चर देना बंद करो, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो रास्ता थोड़ा अजीब सा लग रहा था। रास्ते के चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे, मानो जैसे किसी जंगल में ही आ गए हो। अब कुछ मिनट चलने के बाद ही सभी दोस्तों को दूर से वो पार्क दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर सी जगह प्रतीत हो रही थी। घूमने फिरने की जगह, खाने पीने की अच्छी अच्छी स्टॉल्स, सब कुछ अवेलेबल था। मनीष सभी से कहता है कि अरे यार जल्दी करो, बहुत जोर की भूख लग रही है और वेट नहीं हो पा रहा है।
सभी लोगों ने अपने कदम तेजी से बढ़ा लिए और वो लोग भी जा ही रहे थे कि अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ सी आई। अरे भाई मुझे भी साथ ले लो, मैं ही भूखा हूँ। एक पल के लिए सभी दोस्तों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, बट वहाँ पे उन्हें कोई नहीं दिखा। विक्रांत आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा और कौतूहल भरे स्वर में कहा, तुमने सुना क्या? सच बताओ, क्या तुम सभी ने वो सुना? सभी ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि हमने भी सुना। कोई बोल रहा था, मुझे भी साथ ले चलो। आशा बहुत ही घबरा गई थी और डर के मारे उसका हाल बुरा हो गया था। तभी मनीष ने सभी की बातों को काटते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कोई और होगा जिसे हमारी तरह ही भूख लगी होगी और वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से कह रहा होगा और हमारे कानों में आवाज़ पड़ गई। हमें लगा कि शायद कोई हमसे कुछ कह रहा है, चलो दोस्तों वहाँ चला जाए। ये बोलते हुए सभी दोस्त उस जगह से उस पार्क के अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक स्टॉल पर जाते हैं और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं। खाना टेबल पर लग चुका था और सभी ने खाना स्टार्ट कर दिया था। मीना, जिसने अभी अपने मुंह में एक निवाला ही लिया था, अचानक से पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, मीना। वो घबरा जाती है और झट से पीछे मुड़कर देखती है, पर दूर दूर तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं दिख रहा था जो कि उसे पुकार रहा हो। विक्रांत मीना से पूछता है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? खाने पर ध्यान रखो ना, अभी हमें बहुत चल फिर कर यहाँ वहाँ घूमना है। मीना ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी अगर वो कुछ कहेगी भी तो कोई उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करेगा और उसका मजाक ज़रूर उड़ाएंगे। सभी दोस्त खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो लोग एक राइड लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाते हैं। विक्रांत सभी की टिकट करवा देता है और सभी दोस्त काफ़ी खुश थे। मीना और मनीष एक साथ दूसरे राइड्स के लिए चले जाते हैं। उधर विक्रांत, आशा और रितेश एक साथ फ्लावर्स को देखने के लिए गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वो जगह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तीनों वहाँ जाकर फोटोज लेने लगते हैं। दूसरी तरफ न जाने मीना को क्या हो गया था, रह रहकर वो पीछे की ओर देखा करती और अब उसने मनीष को भी सारी बात बताई। मनीष पीछे की ओर जाता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अचानक से मनीष को उसके सामने लगे एक विशाल वृक्ष के ऊपर कुछ आकृति सी दिखाई देती है, जो कि इंसान की तो नहीं बल्कि किसी और ही चीज की मालूम पड़ रही थी। कोई ऊपर बैठा हुआ था मानो। मनीष दौड़कर मीना के पास आ जाता है और उसे बता देता है ये बात। वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तेजी से अपने बाकी दोस्तों की तरफ भागते हैं। मनीष की नजर पीछे की तरफ जाती है तो उसे एक परछाई सी अपनी ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी। मनीष बहुत ही डर जाता है और मीना का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से भागने के लिए कहता है। दोनों रफ्तार बढ़ा लेते हैं। मनीष मीना को पीछे मुड़ने से मना कर रहा था, पर मीना बार बार पीछे देख रही थी। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। मनीष देखता है कि कोई तेजी से मीना की तरफ बढ़ रहा है और अचानक से मीना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात एक रूह थी। मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी दोस्त विक्रांत, आशा और रितेश दौड़े दौड़े उसी तरफ आते हैं और तब तक वो रूह वहाँ से जा चुकी थी। मीना की हालत बहुत खराब हो गई थी। रितेश उसे उठाकर पास ही के एक बेंच पर लेटा देता है और वो लोग मनीष से सारी बात को जानते हैं। पहले तो किसी को बात पर ट्रस्ट होता ही नहीं है, पर मीना की और मनीष की इतनी दयनीय अवस्था को देख वो दोनों उनकी बात को मान लेते हैं। विक्रांत और आयशा जल्दी जल्दी मेन एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं, जहां उन्होंने थोड़ी दूरी पर गाड़ी पार्क करी थी। वहीं दूसरी तरफ मनीष, रितेश मीना को जैसे तैसे उठाकर एग्जिट डोर के पास ले जा रहे होते हैं। पर ये क्या, विक्रांत और आयशा काफी घबराए हुए थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि एग्जिट डोर तो बंद है। सभी दोस्तों को काफी हैरानी होती है। इसी बीच मीना की आंख खुलती है तो वो बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसके हाथ और पैर में कुछ चोटें आई थी और वो आशा को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चीज़ क्या थी? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मीना, जो इतनी बेफिक्र खुली मिजाज की लड़की थी, आज इसकी हालत देखकर बाकी सारे दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस एक इंसिडेंट ने मीना की पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया था। वो डरी डरी इधर उधर देखे जा रही थी, मानो उसका दिमाग काम ही ना कर रहा हो। रितेश सभी से कहता है कि एक बार अंदर जाकर बाकी लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, शायद किसी न किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा और कुछ शायद इस बात से अनजान होंगे। सभी दोस्त
अंदर की तरफ वापस जाते हैं, पर यह क्या, पूरा पार्क खाली था। दूर दूर तक एक चिड़िया तक दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान साफ था और वहां पर जितने भी स्टॉल्स थे जिनमें तरह तरह की चीजें बिक रही थी, खाने पीने की चीजों से लेकर A to Z हर चीज का सामान, वो सारे स्टॉल अब खाली थे। सामने जो भी चीज थी वो बिल्कुल सड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसमें से भयानक सी स्मेल भी आ रही थी। ये देखकर सभी के होश, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई थी और सभी का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। एक साथ सभी दोस्त विक्रांत पर भड़कने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये कहाँ ले आए हो? मैं, हम तो आज तक ऐसी जगह पे नहीं आए थे और ना ही इस जगह के बारे में पता था। वो जिसने कहा था वो तुम थे। ये जगह बहुत ही स्वीट है, अच्छी है, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए। अब जवाब दो विक्रांत, ये सब क्या है? विक्रांत सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, दोस्तों मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज ऐसा क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम सबकी जान पर बनाई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मनीष अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है कि ये वक्त एक दूसरे को दोष देने का नहीं बल्कि सोचने का है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। मीना अब काफ़ी हद तक अपनी सेंस में आ गई थी और वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी, पर वो सभी से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए ताकि वो लोग बच सकें। वो लोग एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं, तभी उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस गेट पर एक बहुत बड़ा सा ताला दिख रहा था और थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। फिर ये क्या था? अचानक से इस ताले को उस दरवाजे पर कौन लगा गया? और उस लॉक को खोलने की कोशिश वो लोग बहुत करते हैं, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन बड़े बड़े लोहे के गेट को किसी ने बहुत ही मजबूत गम से चिपका दिया हो। क्या मजाल वो थोड़ा सा भी हिल जाए। सभी के मन में अब दहशत फैल गई थी। सबके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। कोई कहता, क्या किसी ने उन्हें मारने का प्लान किया है, या फिर कोई उन्हें वहाँ पर कैद करके रखना चाहता है। कोई कहता है ये उसी भूत का काम है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें मार देगा। कोई कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तरह तरह की बातें उठाई जा रही थी, पर हल कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। आशा, जो कि काफ़ी भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण थी, उसने सभी को सुझाव दिया कि वो एक साथ वहीं बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहाँ सिर्फ आशा ही थी जिसे हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ याद थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो सभी आशा को सुनकर हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 7वीं बार आशा ने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया तो दरवाजे पे कुछ हलचल सी महसूस हुई। मनीष उठता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो दूर जा गिरता है और उसका सर वहीं फट जाता है। वो छटपटाता हुआ वहीं दम तोड़ देता है और मीना ये दृश्य देखकर मानो मर सी जाती है। वो मनीष को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। आशा मीना को मनीष से अलग करती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसे संभालने लगती है। मीना का तो रो रो कर ही बुरा हाल हो रहा था। इस हादसे से सभी दोस्त सदमे में थे और ये सभी मनीष को घेरे रो रहे थे। आशा सभी को समझाती है कि जैसे तैसे हिम्मत करके वापस से सभी लोगों को गोले में बैठाकर वो मंत्र को जाप शुरू कर देती है। जाप शुरू करते ही मानो आसपास की चीज़ें तेजी से बदलने लग रही थी और देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे लोग चलने फिरने शुरू हो गए थे, जैसे वापस से उस पार्क में जान आ गई हो। लोगों का आगमन चारों तरफ था और कोई कुछ करता तो कोई कुछ कर रहा था। बच्चे खेल रहे थे और बड़े आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। एकाएक आशा उसके दोस्तों को दिखता है, एक बूढ़ा आदमी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ किसी एक दुकान में जाकर कुछ खाने को मांगता है, पर वो दुकानदार उसे बहुत बुरी तरीके से लताड़ देता है और वहाँ से बेइज्जत करके उसको भगा देता है। समय जैसे बहुत तेजी से बीत रहा हो। आसपास की चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही थी, मानो ये सारे दृश्य कोई अनजानी ताकत उन्हें दिखला रही हो। उन्हें दिखता है कि वो बूढ़ा आदमी और उसके बच्चे उसी खाने के स्टॉल के बाहर धूप में बैठे बैठे अपना दम तोड़ देते हैं और पार्क का मालिक उनकी लाशों को बाहर कूड़ेदान की तरफ फिकवा देता है, ये कहकर कि कूड़ेदान वाले आएंगे तो वही समझे, वही इनका कुछ करेंगे, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। पर आज के समय में अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। कूड़ेदान वाली गाड़ी ने कूड़े कचरे को तो उठाया और लाश को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था, सब अपने जीवन में व्यस्त थे। यही नहीं, उनकी लाश ले जाने वाला कोई नहीं होने के कारण वो लाश वहीं पर पड़ गई और कुछ दिन बाद स्थानीय नगर पालिका कर्मचारी के कुछ लोग आकर उन दोनों लाशों को ले गए
और न जाने कहाँ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया भी या फिर कुछ और ही कर डाला। सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है और वापस से वो पूरी जगह खाली और सुनसान दिखाई देने लगती है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी मीना सभी से कहती है कि मुझे दुख है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। इससे हमारा क्या दोष है, पर मनीष का क्या दोष था? हमने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं करा था। हम तो इस बात से अनजान थे, इस जगह पे घूमने फिरने के लिए आए थे, ना ही किसी को तकलीफ दे रहे थे। मीना भी ऐसे बोल ही रही थी कि वो बूढ़ा आदमी उन लोगों के सामने प्रकट हो जाता है और मीना उसे देखकर डर जाती है और आगे की तरफ भागने लगती है। वो प्रेत मानो मीना को हवा में ही उछाल देता है और गुस्से में भरे स्वर में उन सभी से कहता है कि तुम सब लोग एक जैसे ही हो, तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जो गरीब की पीड़ा को ना समझे वो इंसान ही क्या है। आशा उन्हें शांत करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो औरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो दूसरों की मदद करते हैं। इधर विक्रांत नोटिस करता है कि मीना ने भी शायद दम तोड़ दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। उसके सर से काफी खून निकल रहा था। वो दौड़कर उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी भी जान नहीं बचती है। विक्रांत को अचानक से याद आता है कि पिछली बार जब वो उस पार्क में घूमने के लिए आया था तो करीबन शाम के 4:30 बज रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। उस बूढ़े और उसके बच्चे की मौत तकरीबन दोपहर के 2 बजे हुई थी। शायद यही वो कारण था कि उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया था दोपहर के वक्त। रोते हुए वो तेजी से आशा के पास जाता है और रितेश आशा को पूरी बात बताता है। तब तक वो बूढ़े आदमी की आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। आशा मीना को पकड़कर रोने लगती है और रितेश पागलों के जैसे यहाँ वहां बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। दोपहर के 3 बज जाते हैं और उन तीनों की हालत खराब हो गई थी। उन लोगों को अंदाजा हो गया था कि शायद अब उनकी जान भी बचने नहीं वाली है। आशा ने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही थी और वो खड़ी होती है और उस मेन गेट की तरफ बढ़ने लगती है। वो हर एक उपाय लगाना चाहती थी जिससे कि वो बच सके, उन्हें इस नर्क से आज़ादी मिल सके। मेन डोर पर लगे उस बड़े से लॉक को पकड़कर मीना वापस से कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगती है और दूर रितेश और विक्रांत बैठे बैठे ही उसे देख रहे थे। आशा मंत्रों का जाप निरंतर करे जा रही थी और ईश्वर से प्रार्थना करे जा रही थी। उसके मन में अचानक से दुर्गा माता का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि जब वो उस प्राचीन मंदिर की तरफ गए थे तो उसे माता के पैरों के नीचे से कुछ सिंदूर पड़ा हुआ दिखा था। उसने एक चुटकी सिंदूर एक कागज पर ले ली थी और उसे अपने पर्स में डाल लिया था। वो जल्दी से अपने पर्स से उस कागज को निकाल कर अपने पास से देखने लगती है। उसमें सिंदूर था। उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो उस सिंदूर को ले जाकर उस मेन गेट के लॉक के ऊपर छिड़क देती है और बाकी बचे सिंदूर अपने माथे पर रितेश और विक्रांत, यहाँ तक कि मीना और मनीष की लाश के माथे पर भी लगा देती है और देवी माँ का जाप करने लगती है। आशा की गुत्थी काम आ गई थी और जैसे जैसे देवी माँ का मंत्र जाप किए जा रही थी वो मानो उस बूढ़े के प्रेत और उसके बच्चों को परेशानी हो रही थी। वो लोग उनके आसपास दौड़ रहे थे, उन्हें मारने के लिए पास आ रहे थे, लेकिन उन्हें छू नहीं पा रहे। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलने लगता है और एक झटके से दरवाज़ा जोर से खुल जाता है और वो तेजी से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। आशा को भागता देख रितेश और विक्रांत भी उसके पीछे पीछे दौड़ देते हैं और वो दोनों पार्क से निकल जाते हैं। बाहर से अंदर की तरफ वो लोग देखते हैं तो उन्हें अंदर वही प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, मानो उनके जाने पर अब वो एक एक को कच्चा चबा जाएंगे। पता नहीं आशा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। वो तेजी से विक्रांत की गाड़ी की तरफ बढ़ती है और गाड़ी के डिक्की में से रखे हुए एक्स्ट्रा पेट्रोल को निकालती है और तेजी से उसी कूड़ेदान की तरफ दौड़ती है जहां उन सभी की लाश फेंकी गई थी। आशा ने उस वक्त भी देखा था कि उन कर्मचारियों ने भी उनकी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया था, उल्टा उन्हें कूड़ेदान के पीछे एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। वो कूड़ेदान की तरफ आती है और वहीं से इधर उधर उस कुएं को देखने की कोशिश करती है और इधर उधर नजर घुमाने में आखिरकार उसे वो कुआं मिल ही जाता है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसमें उन तीनों के कंकाल भी उसे दिख जाते हैं। वो पेट्रोल को उनके ऊपर डालने लगती है और ज़मीन पर पड़े हुए कुछ सूखे पत्तों पर आग लगाकर उन्हें जैसे तैसे उन लाशों के ऊपर अंदर फेंकने लगती है। पहली बार तो जल नहीं रहे थे और निरंतर ढेर सारे पत्तों को जलाकर वो लगातार नीचे फेंकने लगती है, जिससे उन लाशों में आग लग जाती है। आग जैसे जैसे लग रही थी वैसे वैसे नज़ारा बदल रहा था। तेजी से अगल बगल की चीज़ें बदलती हुई महसूस हो रही थी। आशा का सर घूमने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हर चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही हो।
विक्रांत रितेश भी उसे नजर नहीं आ रहे थे और आशा का सर घूम जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद उसे विक्रांत उठाते हुए मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ आशा, तबीयत तो ठीक है ना? तुम अचानक गिर गई थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? हम तो पार्क की तरफ बढ़ रहे थे ना। आशा विक्रांत को पकड़कर रोने लगती है और उससे पूछने लगती है कि वो एक क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। उस मनहूस पार्क से अभी अभी तो वो निकले हैं। तभी आशा की नज़र मीना और मनीष पर पड़ती है और वो बिल्कुल चौंक जाती है। बड़ी बड़ी आंखें कर कर वो दोनों को घूरने लगती है। मीना उसे देखकर वापस से उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये लो, इसे तो अभी भी थकावट हो गई, मैडम को चक्कर भी आ गए। ये सब कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और आशा को पार्क की तरफ ले जा ही रहे होते हैं कि आशा झटके से मीना का हाथ चटकते हुए उन्हें उस पार्क में जाने से मना कर देती है। उसे अब भी शक था कहीं फिर से वही प्रेत आत्माएं उन पर हमला ना कर दे। और सारे दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें घूमने का मन नहीं है क्या? अगर तुम्हें नहीं जाना तो कम से कम हमें तो जाने दो, हमारा मजा किरकिरा मत करो। आशा मनी मन बहुत खुश थी मनीष और मीना को जिंदा देखकर, साथ ही बहुत हैरान और परेशान भी थी कि उन्हें कैसे समझाए कि इस पार्क में उनके साथ क्या हुआ था और उस पार्क में ना जाना ही बिल्कुल सही है। अभी अभी इतनी मशक्कत के बाद तो उन्हें उस नरक से आज़ादी मिली थी। वापस से अगर वहाँ गए तो न जाने इस बार कितने लोग मरेंगे। अब उसने उन लाशों को जला दिया है तो शायद वहाँ पर कुछ उपद्रव ना हो। फिर भी उसके मन में शंका थी, जिसके कारण वो वहां ना जाने की जिद करने लगती है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। उसकी हरकत से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और ना जाते हुए भी उस पार्क में नहीं जाते और वापस से अपनी गाड़ी को वापस लेते हैं। चलती गाड़ी से आशा पीछे पलटकर दूर जाते उस पार्क को देखने लगती है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है, जिन्होंने उसके दोस्तों को आखिरकार बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। रेखा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना हमें 9 बजे घर से निकलना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है और मुझे कल हर हाल में ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे राकेश, मैं तैयार हूँ, आप सामान बाहर निकाल के रखो। राकेश घर से स्टेशन के लिए निकले। राकेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ था। उसने अपने दोस्त की मदद से वहां पर किराए का घर पहले ही ले लिया था, बस उसे वहां शिफ्ट होना था। एक रात का सफर करके वो दोनों शहर पहुंचे और उस घर में जा पहुंचे जहां उन्हें रहना था। राकेश जल्दी से तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर की सफाई में लग गई। शाम तक सारा काम खत्म करके वो राकेश का इंतजार करने लगी, क्योंकि राकेश ने कहा था कि डिनर मत बनाना, हम लोग बाहर ही खाएंगे। थोड़ी देर के बाद राकेश आया और दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले गए। रात में वापस आए तो दोनों ही इतना थक गए थे कि आकर ही सो गए। रात तकरीबन 3 बजे रेखा की आंख खुली तो उसे लगा कि इसके सिर के पास कोई बैठा है और उसे घूर रहा है। वो बहुत डर गई और उसने चादर को सिर से पांव तक ओढ़ लिया और लेटी रही। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गई और सुबह भी हो गई। वो सुबह उठी और रात वाली घटना के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि राकेश को बताए, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि शायद ये उसका वहम हो। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और राकेश को उठाया। राकेश भी तैयार होकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया और रेखा घर के कामों में व्यस्त हो गई। सारा काम करके वो बालकनी में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ ही रही थी कि उसने सामने वाले घर में देखा एक औरत उसे ही घूरे जा रही थी। रेखा को उसका घूरना अजीब लगा और वो अंदर अपने कमरे में आ गई। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, और जब वो लेटी तो थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वो एकदम से उठी और डर के कारण इधर उधर देखने लगी। वो बहुत डर गई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसने देखा वो औरत जो उसे घूर रही थी अभी तक वहीं खड़ी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि राकेश से इस बारे में बात करूंगी। रात में राकेश को उसने सब बात बताई जो उसके साथ इन 2 दिनों में हुई थी। उसका कहना था कि ये सब बस तुम्हारा वहम है, नई जगह पर आए हैं इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन बीतने दो, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। रेखा ने सोचा राकेश सही कह रहा है और ये सब उसका वहम है, पर अगले दिन फिर से वही सब हुआ। रेखा ने सोचा कि शायद कोई सपना हो और सो गई। अगले रात फिर उसकी नींद खुली और 3 ही बज रहे थे। उसने देखा कि कोई औरत
जिसके बाल खुले थे, उसके सिर के पास बैठी थी और 2 बच्चियां दरवाजे के पास बैठी खेल रही थी। वो औरत जो उसके पास बैठी हुई थी वो पहले तो ठीक लग रही थी, पर धीरे धीरे वो भयानक होती जा रही थी और उसका पूरा शरीर जल रहा था। रेखा बहुत डर रही थी और राकेश को जगाने के लिए वो आवाज लगा रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद वो औरत वहां से चली गई और उसकी दोनों बच्चियां गायब हो गई। उसने राकेश को जगाया और पूरी बात बताई, तो राकेश को भी लगने लगा था कि शायद वो जो कह रही है इस बात में कुछ तो सच्चाई है। अगले दिन राकेश की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। रेखा किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसने राकेश की आवाज सुनी और उसे लगा कि शायद वो फोन पे बात कर रहा है, लेकिन उसका फोन तो यहाँ था, फिर वो बात किससे कर रहा था। ये सोचकर वो राकेश के कमरे की तरफ जाने लगी। वहां उसने देखा कि राकेश खुद से ही बातें करे जा रहा था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंस रहा था। तुमको तो पता है, तुमको तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। राकेश का मुंह भयानक लग रहा था, जैसे किसी ने जला दिया हो। ये सब देखकर रेखा की चीख निकल गई और राकेश ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी रेखा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर मदद के लिए भागी। उसे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था। वो दौड़कर उसी घर में गई जहां उसने उस औरत को देखा था जो उसे घूर रही थी। उसने उस औरत को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई और राकेश के साथ जो हुआ वो भी बताने लगी। उस औरत ने कहा कि तुम लोग गलत घर में आ गए हो, यहाँ कोई भी नहीं आता है और जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं रह पाता। रेखा ने पूछा, आखिर क्या है ऐसा इस घर में, मुझे ये बताओ। तो उस औरत ने कहा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पर आरती नाम की औरत रहती थी अपनी 2 बच्चियों और पति के साथ। सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन आरती की बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने उसे हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पता चला कि उसकी बेटी को ब्लड कैंसर है। उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाई। बस घर ही रह गया था उसके पास। बेटी के जाने के गम में उसके पति ने शराब पीनी शुरू कर दी और रोज घर आकर वो मारपीट करने लगा। एक दिन उसके पति ने उसके घर के कागज मांगे और आरती ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, तो उसने उसको बहुत मारा और आखिर में उसे और बेटी दोनों को जिंदा जला दिया और वहां से कहीं गायब हो गया। तब से आरती और उसकी बेटी की आत्मा इसी घर में रहती है और जो कोई यहाँ आता है उसे परेशान करती हैं, जान से मार डालती हैं। रेखा ने कहा, मेरे पति को प्लीज बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। तो उस औरत ने कहा कि मेरे साथ चलो, एक रास्ता है। वो रेखा को लेकर पंडित जी के पास गई और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आज ही अमावस्या है और आज ही मैं उस घर में हवन करूंगा। तुम जाकर 8 नींबू ले आओ और 2-2 नींबू चारों दिशाओं में रख देना। रेखा ने ऐसा ही किया। रात में पंडित जी आए और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। एकदम से घर में काफी ज्यादा शोर मचने लगा, इतना शोर कि मानो कान के पर्दे ही फट जाएं। लेकिन तब भी पंडित जी ने हवन जारी रखा और आरती की आत्मा को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। तो आरती ने कहा कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और इस घर में जो कोई भी आएगा उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। पंडित जी ने कहा कि तुम सीधे रास्ते से छोड़ दो। उसने कहा नहीं और राकेश को जमीन पर पटक दिया और वो बेहोश हो गया। फिर वो रेखा की तरफ मुड़ी, तभी पंडित जी ने उस पर और उसकी बेटी पर भस्म फेंक दी, जिससे वो तीनों ही चीखने लगी और ऊपर आकाश में चली गई। पंडित जी ने कहा कि अब डरने की बात नहीं है और थोड़ी देर बाद राकेश को भी होश आ गया और उसने रेखा को गले लगा लिया और दूसरे ही दिन उन दोनों ने वो घर छोड़ दिया और उसके बाद एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगली वीडियो को सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।